हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बलबन के बारे में, जिनका पूरा नाम है गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन जो थे वो मेडिवल इंडिया के दिल्ली सल्तनत वाले जो टाइम था उस टाइम पे मोस्ट पावरफुल और फेमस रूलर रह चुके हैं। इनका जो रूल था वो 1266 से लेकर 1287 एडी तक रहा। इन्होंने रूल किया और ये बहुत फेमस रूलर रह चुके हैं। अगर बात करें हम इनके अर्ली लाइफ एंड राइज टू पावर की कि ये स्लेव से किंग कैसे बने, उसकी पूरी जो जर्नी है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि ये कैसे स्लेव से किंग बनते हैं और कैसे इनकी डेथ होती है। तो इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था बाहुद्दीन और इनका जन्म हुआ था सेंट्रल एशिया में। एक टाइम ये जब यंगर थे ना, उस टाइम पे मुगलों ने इन्हें अपना बंदी बना लिया था और इट्स माय करेक्शन, नॉट मुगल्स, इट्स मंगोल्स। मंगोल्स ने यंग एज में बलबंत को बंदी बना लिया था और सेल कर दिया था। अब ये सेल होते होते इवेंचुअली इल्तुतमिश के पास आ जाते हैं और इल्तुतमिश इन्हें खरीद लेते हैं एज अ स्लेव एंड इल्तुतमिश इन्हें। तो जब इल्तुतमिश ने अपना स्लेव बनाकर बलबंत को दिल्ली में लेकर आए तो क्या होता है, जो इल्तुतमिश है उन्होंने बलबंत को टर्किशियन ग्रुप का मेंबर बना दिया, यानी चहलगानी ग्रुप का मेंबर बना दिया। चहलगानी ग्रुप का मेंबर बनाकर इन्हें उसमें रख लिया, जैसे कि इसमें लिखा है राइज अंडर द दिल्ली सल्तनत, मेंबर ऑफ टर्किशियन चहलगानी। ही वाज अ पार्ट ऑफ द फेमस ग्रुप ऑफ 40 टर्किशियन नोबल्स चहलगानी क्रिएटेड बाय इल्तुतमिश। चहलगानी ग्रुप के मेंबर के रूप में उन्हें शामिल कर लिया गया बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने शामिल करवाया, ठीक है। अब नायाब मलकत एजेंट की बात करें तो बिफोर बिकमिंग द सुल्तान, बलबन served as the chief advisor and prime minister नायाब under the सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद। मतलब कि वो किंग बनने से पहले, सुल्तान बनने से पहले उन्होंने क्या किया था, बलबन ने सुल्तान बनने से पहले चीफ एडवाइजर एंड प्राइम मिनिस्टर नायाब के रूप में अंडर सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद के अंडर काम किया, ठीक है। उन्होंने काम किया। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रज़िया सुल्तान के टाइम पे, जब रज़िया सुल्तान थी, उसके बाद में बहरम शाह सुल्तान बनते हैं। बहरम शाह के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद सुल्तान बनते हैं। तो जो नसीरुद्दीन मोहम्मद थे एज ए सुल्तान के नाम पे सुल्तान थे, बाकी पूरा खेल जो था वो बलबंत का ही था, यानी कि वो चीफ एडवाइजर एंड प्राइम मिनिस्टर की आड़ के अंदर सारा जो राज्य पार्ट है वही संभालते थे नसीरुद्दीन, जस्ट अ फेस ऑफ ऑडियंस। कि यहाँ लिखा भी है रियल रूलर, ही हेल्ड एब्सोल्युटली एडमिनिस्ट्रेशन पावर नियरली 20 years बिफोर फॉर्मल असाइनिंग द थ्रोन इन 1266। यानी कि 1266 में थ्रोन अपने ऊपर, मतलब थ्रोन लेने से पहले ही ये एडमिनिस्ट्रेशन पावर को अपने अंडर 20 सालों से चला रहे थे नसीरुद्दीन मोहम्मद के थ्रू। मतलब कि नसीरुद्दीन मोहम्मद एज अ फेस थे ऑडियंस के लिए और ये ही सारा काम करते थे। जो सारा राजपाट था और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स थी वो सारी की सारी बलबंत के पास थी, ना कि नसीरुद्दीन मोहम्मद के पास। और फाइनली कुछ समय बाद 20 ईयर लेटर बलबंत ने ये थ्रोन अपने ऊपर ले लिया और ऑफिशियली किंग बन गए, ऑफिशियली सुल्तान बन गए। अब बात करते हैं मेजर पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स की कि बलबंत ने क्या पॉलिसीज और रिफॉर्म्स किए। पहला है पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, यानी रक्त और लोहे की नीति। बलबन यूज टू रूथलेस पॉलिसी टू रिस्टोर लॉ ऑर्डर एंड सेंट्रल अथॉरिटीज। उसने सेंट्रल अथॉरिटीज को वापस पाने के लिए, सारा कंट्रोल वापस पाने के लिए उसने बहुत ही रूथलेस पॉलिसीज लगवाई, जैसे कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। उसने अपने राइवल्स को नहीं छोड़ा, डाकुओं को नहीं छोड़ा और अपने दुश्मनों को भी नहीं छोड़ा। मतलब अपने दुश्मनों को, डाकुओं को, किसी को नहीं छोड़ा, मतलब किसी पे दया नहीं की, उन पे सीधा रूथलेस अटैक किए, रूथलेस। इन शॉर्ट किसी को भी नहीं बख्शा गया इन दी अंडर रूल ऑफ बलबन। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन ऑफ टर्कियन चहलगानी, यानी कि वो जानता था बलबंत अच्छी तरीके से कि चहलगानी ग्रुप जो है उसके लिए कितना घातक हो सकता है, क्योंकि वो खुद भी चहलगानी से था और उस चहलगानी ग्रुप की वजह से ही उससे किंग का जो है थ्रोन मिला था। तो वो नहीं चाहता था कि ये जो फायदा उसने उठाया उसके अलावा कोई और भी उठा सके, इसलिए उसने चहलगानी ग्रुप को
डिस्ट्रॉय कर दिया, उसने वो ग्रुप ही हटा दिया जिससे उसको नुकसान होता, इसलिए उसने उस ग्रुप को हटा दिया। अब आती है उसकी नेक्स्ट थ्योरी जो उसने दी थी, वो थी थ्योरी ऑफ किंगशिप। यानी कि वो कहता था, वो क्लेम करता था कि जो किंग है इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, यानी कि किंग को एक भगवान का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर गॉड ने अर्थ पे भेजा है। इसलिए उसने अपने आप को नियाबत एक खुदाई का एक नाम, एक टाइटल दे दिया और कहा कि वो भगवान की शैडो मतलब परछाई है। इसीलिए उसने अपने आप को जिल्ले इलाही का टाइटल भी दे दिया, जिसका मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। उसका मेनली मकसद ये था कि वो पब्लिक में, प्रजा में ये फेयर डाल दे कि सुल्तान के लिए वो लोग मतलब जो प्रजा है उसकी रिस्पेक्ट भी करे सुल्तान की और उससे डर के भी रहे। वो ये साबित करना चाहता था इस किंगशिप थ्योरी से। तो ये किंगशिप थ्योरी एंड ब्लड एंड आयरन थ्योरी जो है वो हर बार पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो बेस है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कोर्ट एटिकेट्स एंड पर्शियन कल्चर। इसकी बात करें तो सिजदा, सिजदा इज अ टाइप ऑफ, मतलब उसने ना ऐसा किया था कि सिजदा नाम का एक टाइटल देते थे एक चीज़ को, मतलब कि जब भी सुल्तान आएगा तो सबको, प्रजा को और दरबार में जो भी लोग बैठे हैं उन सभी को रिस्पेक्टफुली, जो सुल्तान है उसके सामने घुटनों के बल बैठना होगा और अपने हेड को डाउन करके उसे रिस्पेक्टफुली सैल्यूट देनी होगी या रिस्पेक्ट देनी होगी। ये उसका रूल था, उसने इसको सिजदा नाम दिया था। एक था पैबोस, पैबोस का मतलब होता है किसिंग द फीट ऑफ सुल्तान, यानी कि वो चाहता था कि सुल्तान, वो ये चाहता था कि जो भी प्रजा या फिर दरबारी है वो सुल्तान के फीट को किस करे एंड उसको रिस्पेक्ट दे, तो उसको इसने नाम दिया था पैबोस। अब बात करें नवरोज की। नवरोज एक फेस्टिवल उसने इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था पर्शियन फेस्टिवल था ये, जो उसने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था ताकि जो प्रजा है उसे थोड़ी खुशी भी रहे कि ये हिंदू फेस्टिवल को, पर्शियन फेस्टिवल्स को भी वैल्यू करता है, वो कल्चर और फेस्टिवल की रिस्पेक्ट करता है, वो चीज़ भी लोगों के लिए फिर मायने रखने लग जाए, इसीलिए उसने ये फेस्टिवल इंट्रोड्यूस करवाया था प्रजा के अंदर। बात करें अब उसके मिलिट्री डिपार्टमेंट की, जिसे वो दीवानी अर्ज कहता था। दीवानी अर्ज नाम का मिलिट्री डिपार्टमेंट उसने बनाया था, मिलिट्री का डिपार्टमेंट, जिसमें उसने स्टोर किए थे सेंट्रलाइज करने के लिए, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रलाइज एंड इंडिपेंडेंट मिलिट्री डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवानी अर्ज, जिसका नाम था, और उसके हेड जो थे वो थे इमादुल मुल्क। इमादुल मुल्क जो थे उसके हेड थे। इनका जो एम था वो था रिफॉर्मिंग द आर्मी टू मेंटेन इंटरनल पीस एंड फाइट एक्सटर्नल थ्रेट। कि बलबन का मेन जो एम था वो यही था कि वो आर्मी की इंटरनल पीस को बनाए रखे और जो भी मतलब एक्सटर्नल थ्रेट जो है उसको हटाता रहे। मतलब अगर आर्मी में लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, अच्छी तरीके से रहेगी, अच्छी तरीके से मेंटेन रहेगी, तभी तो अपने अपोजिट्स के खिलाफ लड़ पाएगी अच्छी तरीके से, राइवल्स के खिलाफ। तो ये चीज़ उसने मेक श्योर की बलबन। अब बात करें एफिशिएंट स्पाई सिस्टम की, तो इसने क्या किया था, बलबन ने हर जगह पर एक अपना जो पूरे स्पाई की पूरी टीम लगाती थी जिसको वेरेट्स कहते थे, उस अपने पूरे एम्पायर में लगाती थी, कंट्रोल सब तरह की इन्फॉर्मेशन उसे मिलती रहे कि यहाँ कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये जो गुप्तचर है उसको आके बताते थे, डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे। इसमें यही लिखा है, एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ स्पाइस कॉल्ड वेरेट्स अक्रॉस द एम्पायर, the direct reported secretly to the Sultan about the activities of nobles and governors। मतलब कि जो भी राज्यपाल और जो भी उसके मंत्री जो भी, मतलब पूरा जो राज्य में चल रहा है वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बलबंत को मिल जाए, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बलबंत को सही तरीके से मिलती रहे। बलबंत खुद ना एक बहुत शातिर सुल्तान है, क्योंकि वो खुद भी ना ऐसे गुप्तचरों के थ्रू ही तो उसने ये किंग की जो गद्दी है वो हासिल की है, तो उसे कब क्या और कैसे करना है उसको पूरी तरीके से पूरी नॉलेज है, इस वजह से ही उसने ये सब किया। अब क्या होता है, अब बात आती है डिफेंस अगेंस्ट गोल इन्वेजन। जब गोल का आक्रमण हुआ था उस समय इसने अपनी जो प्रजा है या फिर अपने एम्पायर को डिफेंड किया था और ये उस समय उनसे लड़ा था। उसने क्या किया था, उस समय ओल्ड फोर्ट्स जो थी उनको रीबिल्ड कराया
न्यू वंस अलोंग द रूट was attacked, मतलब कि नई जो रूट्स हैं उनका भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया, उसे तैयार कराया, यानी कि उन्होंने काफ़ी सारे जो किले हैं उनको वापस से कंस्ट्रक्ट मतलब रीबिल्ड करवाया और काफ़ी सारे न्यू रूट्स का कंस्ट्रक्शन किया ताकि उस अटैक में उसकी हेल्प कर सके वो चीज़। और इस युद्ध में यानी कि ये जो वॉर हुई, इस वॉर में इनके जो बड़े बेटे थे प्रिंस महमूद, इनकी डेथ भी हो गई। जैसा कि इन्होंने बहुत अच्छी बेस्ट मिलिट्री लगवाई थी, अपने बेटे को भी भेजा था और इनके जो बड़े बेटे हैं इसमें युद्ध में मारे गए। सो अब हम आ जाते हैं इसके फाइनल टॉपिक पे जिसका नाम है डेथ एंड लेगेसी। अब बलबन की डेथ हो जाती है 1287 में। वैसे बात की जाए, बलबन ने मंगोल जैसे बड़े थ्रेट को अपने फायर से सेव कर दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा कर दिया ताकि मंगोल आक्रमण ना कर पाए, ठीक है। और इसने अपने एम्पायर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी और ये सब लाई है, इसकी वजह से आगे जो एम्पायर में रूलर आएंगे जैसे अलाउद्दीन खिलजी, उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि बलबन ने बहुत सारे अच्छे काम किए एडमिनिस्ट्रेशन में। हाँ, थोड़ा रूथलेस पॉलिसीज उसने लाई बट उसका जो तरीका था पॉलिसी मतलब अच्छी तरीके से चलाने का एम्पायर को बहुत अच्छा था। इस वजह से आगे जो अलाउद्दीन खिलजी आएंगे उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा इनसे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या होता है ना, बलबन की डेथ के बाद बलबन जो ये सक्सीड करते हैं ना, बलबन के बाद वो करते हैं उनके ग्रैंडसन। अब उनके ग्रैंडसन ये सक्सीड कर, उनका नाम होता है कैकोबाद। अब कैकोबाद जो है वो ज़्यादा रूल नहीं कर पाते, उनकी डेथ हो जाती है 1290 में। और उनकी डेथ के बाद ये जो थ्रोन है वो उनके 3 साल के बच्चे को जाता है जिनका नाम होता है कैयूमर्स, इनका नाम होता है। वैसे आपको बता दें कैकोबाद जो है उनकी डेथ होती है बिकॉज उनको डिसीज हो जाती है, मतलब उनको लकवा लग जाता है। इट्स अ पैरालाइज अटैक समथिंग ऐसा कुछ हुआ था उनके साथ जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और फिर उनके जो 3 साल के बच्चे होते हैं उन्हें थ्रोन पे बिठा दिया जाता है। अब 3 साल का बच्चा तो कैसे ही लड़ता किसी से। उसी समय जलाउद्दीन फिरोज खिलजी आते हैं और उनके बच्चे को मारकर पूरी डायनेस्टी को अपने नाम कर लेते हैं। और उसके बाद ये डायनेस्टी मामलुक डायनेस्टी से रिप्लेस होकर बच जाती है खिलजी डायनेस्टी। और खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत होती है 1290 में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में और खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर हमारी स्लेव और मामलुक डायनेस्टी खत्म होती है और हम चलते हैं अब खिलजी डायनेस्टी की ओर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।